Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic learning principles and methods and learning disability. So हम पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं. पेपर 2 मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं. पेपर 1 की भी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हम लर्निंग और टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं. सो लर्निंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स और मेथड्स होते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम लर्निंग के मेथड डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग होती क्या है. अगर हम नॉर्मल बोले तो हम ये वर्ड काफ़ी कॉमन यूज़ करते हैं कि लर्निंग कर रहे हैं. सो लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना. लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी थिंग दैट कोज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और इन बिहेवियर पोटेंशियल. कि ऐसा कुछ भी नया जो आपके बिहेवियर के अंदर कोई चेंज लेके आ रहा है, जो परमानेंट चेंज लेके आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग. जो भी आप सीखते हो, कुछ भी आप लर्न करते हो, उससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है. चाहे वो आप वर्ल्ड के बारे में सीखो, चाहे वो आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग, जैसे आप नेट जेआरएफ के बारे में सीख रहे हो, तो उससे भी आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. बिकॉज आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड स्किल्स इंक्रीज होंगी. तो लर्निंग क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके बिहेवियर में या तो परमानेंट या एक रिलेटिव बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो आपका क्या होता है, लर्निंग. लर्निंग इज़ अ प्लैंड और अनप्लैंड. यानी कि लर्निंग क्या हो सकती है, प्लैंड भी हो सकती है और अनप्लैंड भी हो सकती है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे अब आप नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपकी क्या है, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो जिससे आपके बिहेवियरल डेवलपमेंट होगी, आपके बिहेवियर में रिलेटिवली कोई ना कोई चेंज आएगा. बट लर्निंग क्या है, ये तो आपकी प्लान्ड हुई कि आप अपने मीन्स उसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस बनाते हो कि कब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सीखना है. तो वो आपकी क्या है, प्लान्ड लर्निंग. बट लर्निंग सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड नहीं होती, लर्निंग अनप्लान्ड भी हो सकती है. जैसे लोगों के साथ डील करके आप सीखते हो. अगर आप स्पीच दे रहे हो तो उससे आप कम्युनिकेशन सीखते हो, लोगों से बात करते हो तो आपकी सोशल लर्निंग होती है, आप दूसरों की बेटर अंडरस्टैंडिंग करना सीखते हो. तो इसका मतलब क्या है, हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उस हर एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो हर चीज़ तो हमने प्लान नहीं की होती कि आज हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे, मान लो वो गुस्सा है तो उससे हमें किस तरीके से डील करना है वो भी हमने सीखा है. या फिर कोई गुस्सा होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, वो भी एक लर्निंग है, बट वो हमने प्लान नहीं की थी. तो लर्निंग क्या होती है, प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग समथिंग न्यू. कि एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया हम गेन करते हैं, जिससे हमारे बिहेवियर में पोटेंशियल चेंज आता है. और वो हमें क्या करता है, प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है. सो ये हमारा क्या था, मीनिंग ऑफ लर्निंग. अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, कि जब भी आप लर्निंग करते हो तो उसके टाइम पे आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है. अगर इन्हें फॉलो किया जाएगा तो हमारी क्या होगी, लर्निंग इफेक्टिव होगी, ज़्यादा बेटर लर्निंग हम कर सकेंगे. सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी का क्या मतलब है, जैसे टीचर और लर्नर होते हैं तो लर्नर को भी खुद से एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, खुद से इनिशिएट दिखाना चाहिए कि वो सीखना चाहता है. जब तक टीचर सिखाने के मूड में है, वो सिखाया जा रहा है, बट अगर जो लर्नर है वो सेल्फ उस मोटिवेशन में नहीं आता कि वो सीखना चाह रहा है, तो उसको वो लर्निंग नहीं होगी. सो लर्निंग का एक प्रिंसिपल क्या है कि एक सेल्फ एक्टिविटी है, कि आप खुद से भी सीखते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मीन्स कोई आपको सिखाएगा आप तभी सीखोगे, आप खुद से भी उसे सीख सकते हो. बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने खुद से सीखी हैं. अब आपकी टीचिंग वगैरह होती है, ये तो आपको आपके टीचर सिखाते हैं, बट हर चीज़ आपको कोई सिखाता नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंसेस भी सीखते हो. तो इसका मतलब क्या है, लर्निंग सेल्फ एक्टिविटी है, और जब तक लर्नर खुद सेल्फ इनिशिएट नहीं दिखाएगा, इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती. लर्निंग ऑफ रिवॉर्ड, इसमें क्या होता है कि जब भी आप लर्निंग करते हो तो इफेक्टिव लर्निंग आप चाहते हो तो उधर रिवॉर्ड होना चाहिए. लर्निंग से एसोसिएटेड अगर रिवॉर्ड होता है तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न करते हैं. जैसे हमें पता है कि अगर हम अभी हार्डवर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो हमारा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा. तो वो एक क्या है, हमारे लिए रिवॉर्ड है. इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें लर्निंग को एसोशिएट करना चाहिए, कनेक्ट कर देना चाहिए किसी ना किसी रिवॉर्ड से, सो दैट जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लर्न कर रहे हैं वो एनकरेज हो जाए. सो रिवॉर्ड होना चाहिए लर्निंग के अंदर. प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि लर्निंग क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़े जा रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं कर रहे. सिर्फ आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, बुक्स नहीं पढ़ रहे, दोनों चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता. आपको दोनों तरीके की नॉलेज चाहिए. आपको बुक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए
एज वेल एज उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने बुक में पढ़ लिया कि बैंक में कैसे डील करते हैं, बैंक में चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, या फिर आप एफडी ओपन करा सकते हो, बट जब तक आप एक्चुअल में बैंक में जाके उसे नहीं करते तब तक आपको रियलिटी में पता नहीं, जो रियल पिक्चर है वो आपके सामने नहीं होती। क्योंकि बुक में तो क्या लिखा होता है, जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है कि इस तरीके से होना चाहिए या इसी तरीके से होता है, बट एक्चुअल में जब आप जाते हो बैंक में, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, तभी आपको रियल नॉलेज मिलती है कि उस काम को होने में कितना टाइम लगेगा या कितने दिन लग जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो दोनों तरीके की नॉलेज आपको चाहिए होती है। तो जो भी लर्निंग हम करते हैं उसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कि लर्निंग में हमें क्या करना चाहिए, एसोशिएट करना चाहिए। एक चीज़ को जो आप लर्न कर रहे हो उसे दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके देखना चाहिए, दूसरे को उससे नेक्स्ट से कनेक्ट करके देखना चाहिए, सो दैट आप आपस में इंटरकनेक्टिविटी अगर करोगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कम्युनिकेशन है, हम अगर कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो उसको लिसनिंग के साथ भी हमें कनेक्ट करके देखना चाहिए, देन लिसनिंग को स्पीकिंग के साथ भी कनेक्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ आप उसे एसोशिएट करके देखो, मैच करके देखो, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कि लर्निंग तभी इफेक्टिव हो सकती है जब क्या होगी, क्लैरिटी होगी। जो भी एक टीचर शेयर कर रहा है या फिर जो भी एक लर्नर गेन कर रहा है वो उसे क्लियरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिल रहा है। अगर वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, अगर वो उसे समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर क्लैरिटी नहीं है। तो इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब जो भी थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन या फिर इंफॉर्मेशन एक लर्नर गेन कर रहा है वो क्लियर होगी। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी कि सबकी क्या होती है, एक स्टूडेंट है उसकी लर्निंग एबिलिटी अलग हो सकती है, दूसरे स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी अलग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो ए स्टूडेंट है उसे बहुत जल्दी समझ आती हैं चीज़ें, उसको पहले से बहुत ज़्यादा बेस क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पिछली बार नेट मान लो जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ था, बट आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, फिर भी आप कुछ मार्क्स से रह गए, तो अगर आप दोबारा प्रिपरेशन करोगे और एक न्यू है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो आप दोनों की नॉलेज में डिफरेंस होगा। बिकॉज आप ऑलरेडी, आपका बेस क्लियर हो चुका है, जिसने प्रीवियस टाइम पे दिया था, पहले भी अटेम्प्ट किया है, उसका बेस क्लियर है, उसे पता है किस तरीके से पेपर आते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। तो जो वेरियस लर्निंग एबिलिटी है उनको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और यूटिलाइज करते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, एज आई सेड कि दोनों की तरफ से, अगर टीचर इन्वॉल्व है और लर्नर इन्वॉल्व है तो दोनों की तरफ से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लर्नर सीखना भी चाहता हो, सीखने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ें कर रहा है, मीन्स अपने सीखने के लिए दिखा रहा है कि एफर्ट्स डाल रहा है, तभी एक इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। नाउ बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग कि क्या कंडीशंस है लर्निंग की, कि अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों पे तो फोकस होना ज़रूरी है ही है। प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि अगर उन्हें फॉलो किया जाएगा तो इफेक्टिव लर्निंग होगी, बट कंडीशंस क्या बताती हैं, इन कंडीशंस के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। तो पहले क्या है, प्रैक्टिस, कि अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो, अगर आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ा दिया और आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, उसे एक बार भी रिवाइज नहीं किया, अपने माइंड में भी रिकॉल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप उसे गेन नहीं कर सकते और वो लर्निंग नहीं होगी। सिमिलरली आप सिर्फ वीडियो देख लो, उसके बाद ना तो उसे कहीं पे लिखो ना नोट्स बनाओ, मतलब सिर्फ वीडियो को देख के और फिर ख़त्म, उसके बाद ना तो उसे रिवाइज करने का ना दोबारा पढ़ना, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक लर्निंग नहीं होगी। फीडबैक, एक इफेक्टिव लर्निंग तभी होती है जब लर्नर क्या करता है, फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, कि आपका जो टीचर है अगर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट की एक इफेक्टिव लर्निंग, एक अच्छी लर्निंग क्या है, या फिर उसी चीज़ को हम लर्निंग बोलेंगे जब ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है कि उसे समझ आया या नहीं। जैसे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो आप नोट करके, अपना सिर हिला के या फिर क्वेश्चन पूछ के, ऐसे सब चीज़ों से क्या डिनोट करते हो कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फीडबैक होता है तभी एक अच्छी लर्निंग होती है, या फिर लर्निंग तभी कंसिडर की जाती है जब प्रैक्टिस हो, फीडबैक हो, रीइंफोर्समेंट हो। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, इसमें हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की भी बात कर सकते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी बात कर सकते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, अगर एक स्टूडेंट लर्न कर रहा है, वो अच्छे से टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, आप जो उसे सिखा रहे हो उसे सब समझ आ रहा है, वो टाइमली हर चीज़ को फॉलो कर रहा है, अगर आपने कोई होमवर्क दिया है तो वो भी करके आ रहा है, तो इसका मतलब आपको उसे क्या करना चाहिए, प्रेज़ करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप उसे कोई गिफ्ट दे सकते हो, कोई अवार्ड दे सकते हो, तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि जैसा एक पर्टिकुलर लर्नर बिहेवियर कर रहा है उसी बिहेवियर को वो करता रहे, कंसिस्टेंसी उसी के अंदर रखे, कि ऐसे ही जैसे वो काम कर रहे हैं उसी मेहनत के साथ, उसी हार्डवर्क के साथ वो लगा रहे, उस चीज़ के लिए आपको क्या करनी होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस चीज़ के लिए होती है, सेम बिहेवियर को रिपीट करने के लिए।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस चीज़ के लिए होती है? जो उसका बिहेवियर है उसे रिपीट ना हो, उसे बंद करने के लिए, उसी टाइम ख़त्म करने के लिए क्या होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, ना तो वो टाइमली क्लास पे आता है, ना वो अपने घर से दिया हुआ जो होमवर्क दिया है वो पूरा नहीं करता है, ना ही क्लास में ध्यान देता है, तो आप उसे क्या करोगे? या तो आप बोलोगे कि आप उसे पढ़ाओगे ही नहीं, आप उसे अपनी क्लास से बाहर रखोगे, या फिर आप उसे और किसी तरीके की पनिशमेंट दे सकते हो, उसके पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो। तो ये जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये क्यों की जाती है? सो दैट जो बच्चा है वो उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करे। देन इसके अलावा हमारे क्या होता है? जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, एक होती है पनिशमेंट। पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है कि जो पनिशमेंट है वो पूरा इस तरीके से है कि बिल्कुल नेगेटिव वे में होती है कि उस चीज़ को वहीं ख़त्म करने के लिए, बट जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो उस चीज़ को ख़त्म करने की बजाय उसकी रिपीटिवनेस को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। देन सेल्फ एक्टिविटी। सेल्फ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एज आई सेड, पहले भी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि लर्नर का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लर्नर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा खुद की साइड से, तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। अब आप किसी को पढ़ाए जा रहे हो, अगर वो सुन ही नहीं रहा है तो कितनी कोशिश आप कर लो, उसकी कोई लर्निंग नहीं होगी। नाउ मेथड्स ऑफ लर्निंग कि किस किस तरीके से आप सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस मेथड से सीख सकते हो। तो फर्स्ट इज इमिटेट, यानी कि आप दूसरों को कॉपी करके लर्न कर सकते हो। जैसे आपके रोल मॉडल हैं या फिर आपके टीचर्स किस तरीके से, आपके पेरेंट्स जिस तरीके से करते हैं वैसे ही आप करो, इस तरीके से भी आप लर्निंग कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन कि कॉपी ना करने की बजाय आप सीखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो कि आपके टीचर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो लर्न करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में टॉप करते हैं या जिन्होंने नेट जेआरएफ में टॉप किया है वो किस तरीके से स्टडी करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना। देन एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होती है। एज आई सेड कि हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस हमें होते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ हमें वो सिखा के जाते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। टीचिंग, जैसे टीचर होता है, यानी कि आपका एक गाइडर होगा, एक गाइड होगा जो आपको टीच करेगा, उसके थ्रू भी आप लर्निंग कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग की जा सकती है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? कुछ डायरेक्शंस गिवन हो कि इस तरीके से काम करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी आप क्या कर सकते हो? लर्निंग कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? जैसे हिट एंड ट्रायल नहीं होता कि आप मीन्स गलती करते हो और सीखते हो, गलती करते हो और सीखते हो, तो इस तरीके से भी आप लर्निंग कर सकते हो कि हर चीज़ को ट्राई करके देखते हो, जो काम करती है या काम नहीं करती, तो ये सीखने को मिलता है कि आपने क्या मीन्स किस तरीके से वर्क किया। जैसे आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, उन्होंने जब 100 टाइम्स उससे पहले ट्राई किया था, बट जब उन्होंने 101th टाइम ट्राई किया तब जाके बल्ब का जो उनका मीन्स फॉलो था वो पूरा हुआ, कि वो मीन्स लाइट उसके अंदर आई। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने मीन्स 100 बार आप फेलियर को आपने फेस किया, तो उसमें आपको कैसे आप मोटिवेट होते थे? तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो 100 टाइम है ये कोई मेरा फेलियर नहीं था, ये भी मेरी एक लर्निंग थी, और मुझे पता चला कि किन 100 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। तो लर्निंग क्या होती है? आप ट्रायल एंड एरर से भी सीख सकते हो कि आप नई नई चीज़ों को ट्राई करो। देन एक्सपेरिमेंट से, ऑब्वियसली बात है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही वो लर्न करते हैं कि कौन से केमिकल को किसके अंदर मिला के क्या बन सकता है। नाउ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी आर डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज़ स्पोकन और रिटर्न लैंग्वेज, यानी कि आपको समझने में, या तो किसी की कोई क्या बोल रहा है ये नहीं समझ आता, क्या लिखा हुआ है ये नहीं समझ आता, तो उस डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। कि आपके सीखने के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। कि आप या तो एबल नहीं हो कि आप पढ़ पाओ, आप सुन पाओ, उन्हें समझ ना पाओ, तो वो आपकी क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी। डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, डायरेक्ट अटेंशन, कि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, वो भी एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होंगी? ऐसी डिसेबिलिटी या फिर ऐसी इनएबिलिटी जिसकी वजह से आप लर्निंग नहीं कर पा रहे। तो आप लर्निंग क्यों नहीं कर पाते? या तो आप किसी की लिखी हुई चीज़ों को समझ नहीं पाते, या किसी को सुनते हो लेकिन उसकी बातों को नहीं समझ पाते, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कोई बता रहा है उस पर अटेंशन नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं। फ्यू कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं? कैलकुलिया, इसका मतलब क्या है? जो कैलकुलेटर से रिलेट करती है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। देन ये जो हमारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इनके बारे में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि रीडिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है, जो डिलेक्सिया होती है। देन अल्फाजिया जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। देन जो हमारे ग्राफ से रिलेटेड होती है, राइटिंग से रिलेटेड होती है। ये सब हमारे क्या है? अटेंशन डेफिसिट से रिलेटेड है, यानी कि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे। और इसकी कई बार आपसे क्या पूछी जा सकती है? फुल फॉर्म
फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ADHI क्या होता है, तो उसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इनके बीच में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। डायस्थीमिया होता है स्ट्रेस रिलेटेड, कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कल एग्जाम है तो आप अब इतने रेस्टलेस हो चुके हो कि आपसे प्रिपरेशन ही नहीं हो रही, आप इतना स्ट्रेस आपको हो गया है, तो ये सब क्या होती है, आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।